Hello students, myself Meenakshi Kumawat, Assistant Professor from Government Law College बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में, इंडिया में किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसके संबंध में उपबंध हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में भी नागरिकता संबंधी उपबंध कर रखे हैं, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमने देखे थे। इसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाया था आपके लिए और वो मैंने आपको सेंड किया था। साथ ही साथ इसमें क्लास पर भी हम इस पर काफ़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत के नागरिक किन किन व्यक्तियों को माना गया, इसके संबंध में हमने आर्टिकल 5 से लेकर 8 पर चर्चा करी थी। और जो अदर प्रोविजंस हमने देखे थे, जैसे कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो नागरिकता के संबंध में उपबंध बना सकती है, उसके तहत हमने आर्टिकल 11 पढ़ा था। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 की पावर का यूज़ करते हुए जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, उसके तहत, इस अधिनियम के तहत किस तरह से नागरिकता को एक्वायर किया जा सकता है, किस तरह से सिटीजनशिप कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सिटीजनशिप मीन्स इंडियन सिटीजनशिप। ओके, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारूप। हमारे देखिए, प्रारूप हमारे दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 दो चीज़ों की बात करता है। मेनली दो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। पहली चीज़ हमें पढ़नी है इसमें एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि किन किन तरीक़ों से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि किन तरीक़ों से सिटीजनशिप छिन जाती है या नागरिकता जो है वो लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहले जो हमारे लेक्चर्स होंगे, हमारे जो दो या तीन लेक्चर्स जो होंगे, उसमें हम बात करेंगे एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो कि सिटीजनशिप किन किन तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 चीज़ें हैं। इन पांचों तरीक़ों से क्या किया जा सकता है, नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे कि नागरिकता समाप्त हो जाती है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन या बाय डिप्राइवेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। इस अधिनियम में सन 1955 के बाद देखिए कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। इसमें कभी ना कभी कोई ऐसी कमियां निकली या कभी ना समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती रही है। मेनली अगर हम संशोधनों की बात करें तो सन 1986 का संशोधन, 1992 का, 2003 का, 2005 का, 2015 या 2019 का संशोधन जो भी लेटेस्ट में हुआ है, ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सन 2019 के संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, इनसे संबंधित लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसी तरह पिछले संशोधनों द्वारा भी नागरिकता का संबंध में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए ही गए हैं। ठीक है, जिनके रिगार्डिंग जब हम पढ़ते रहेंगे तो वो पॉइंट्स हमारे सामने आते रहेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक्वाजिशन में बात कर लेते हैं बाय बर्थ की। ठीक है, तो बाय बर्थ अगर हम बात करते हैं तो बाय बर्थ जो है वो पर्सन की नागरिकता लेने के लिए, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्लाइड कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति जो है वो बाय बर्थ नागरिकता ले सकता है। तो सबसे पहली बात हुई अप्लाइड ऑन विच पर्सन, किन पर्सनस के ऊपर, कौन से व्यक्तियों के ऊपर ये बाय बर्थ लागू होगा, यानी कि कौन से व्यक्ति जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। तो ठीक है, तो किन पर्सन्स पे लागू होगा, इसका आंसर क्या है, बॉर्न इन इंडिया। पर्सन्स बॉर्न इन इंडिया वही व्यक्ति इस फर्स्ट कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जो क्या, जिनका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डेट लेकर चलते हैं 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच की। इस अवधि के दौरान जो भी बच्चों का जन्म भारत में हुआ, वह बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स किसी भी देश के नागरिक हों। इट मीन्स नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स डजेंट मैटर। चाहे माता पिता की नेशनलिटी कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस अवधि के दौरान, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक क्या प्रोविज़न था कि नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स डजेंट मैटर। माता पिता किसी भी राष्ट्र के हो, बच्चे का जन्म अगर भारत में हो तो भारतीय माना
जाता था। इसके बाद में कुछ संशोधन की ज़रूरत पड़ी, संशोधन हुआ और उसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2003 तक यदि बच्चे का जन्म उपरोक्त अवधि के बीच भारत में हुआ हो तो वह इंडियन सिटीज़न तभी माना जाएगा जब उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंड कंडीशन ये हो गई और इस फर्स्ट कंडीशन को उसके बाद हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद 3 दिसंबर 2003 के बाद और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस सेकंड कंडीशन भी किसी काम की नहीं है। अब जो है प्रेजेंट में ये कंडीशन लागू होती है कि यदि बच्चा इस अवधि के बाद हुआ हो, यानी कि 3 दिसंबर 2003 के बाद और अभी हम प्रेजेंट की वर्तमान की बात करें इस समय हुआ हो, तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। दोनों में से, माता पिता में से कोई एक क्या हो, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, और एंड अदर पेरेंट शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। और जो दूसरा माता या पिता बच गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फादर इंडियन सिटीज़न है और तो मदर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर मदर इंडियन सिटीज़न है तो फादर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट से मतलब मैंने आपको, इलीगल माइग्रेंट से अब मैंने आपको मतलब समझाया था कि वो व्यक्ति जिसके पास लीगल पासपोर्ट नहीं है, लीगली वीज़ा नहीं है, या जिसकी वीज़ा या पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है फिर भी वो यहाँ रह रहा है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, उसके यहाँ रहने का कोई वैधानिक कारण नहीं है, या उसके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। ठीक है, तो वो दूसरा जो बच्चा हुआ पेरेंट्स से वो ऐसा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आपको दे रखे हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं जो भारत में जन्म तो लेंगे लेकिन लेने इसके अलावा ये इंडियन सिटीज़न नहीं माने जाएंगे इस कैटेगरी में। फर्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया। ठीक है, और दूसरे चिल्ड्रन ऑफ एनिमी एलियन, जो विदेशी शत्रुओं के बच्चे होते हैं ना, वो साथ के साथ फॉरेन डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर इंडिया में पोस्टेड है ना, वो उनके बच्चे, ये क्या बाय बर्थ जो है वो इंडियन सिटीज़न इनको एक्वायर नहीं की, इनके द्वारा एक्वायर नहीं की जाएगी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं सेकेंड वे की। सेकेंड तरीका जो है सिटीजनशिप एक्वायर करने का वो है बाय डिसेंट। ठीक है, अब ये सबसे पहले वही बात हम देखते हैं कि ये लागू किस पर होता है। तो सबसे पहले देखो ये लागू होता है, इट इज़ अप्लाइड ऑन इफ़ अ पर्सन इज़ बोर्न इन आउटसाइड इंडिया एंड पेरेंट्स आर इंडियन सिटीज़न। अगर बच्चा कैसा है, पर्सन ने, वो व्यक्ति जो है उसका बॉर्न कहाँ हुआ हो, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर हुआ हो, लेकिन उसके पेरेंट्स कौन कौन हो, इंडियन सिटीज़न हो। कहने का मतलब है, देखिए, डिसेंट द्वारा सिटीजनशिप उसी व्यक्ति को मिल सकती है जिसके पूर्वज जो है वो भारतीय नागरिक थे, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो भारतीय नागरिक थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस अवधि की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992। तो पहले देखिए होता क्या था कि फादर ऑफ द न्यू बोर्न मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कोई भी बच्चा जो भारत के बाहर पैदा हुआ है ना, आउटसाइड इंडिया, देखिए आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, उस व्यक्ति का फादर जो है वो क्या होना चाहिए था, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए था, तभी वो बच्चा इंडियन सिटीज़न होता था। इसके बाद इस कंडीशन को हटा दिया गया, देखिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। इसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 1982 में, उसके बाद से कंडीशन ये होने लगी कि फादर ही क्यों, क्वेश्चन ये उठा कि भाई फादर ही क्यों, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहाँ पे तो मदर भी हो सकती है ना। ठीक है, मदर को भी वही अधिकार है, तो आप इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या चेंज कर दिया गया कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, फादर की जगह क्या कर दिया गया, हिज पेरेंट्स मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि उसके मदर या उसकी फादर दोनों में से कोई भी जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा। तो वो बच्चा आउटसाइड इंडिया बॉर्न हो तो भी वो क्या होगा, इंडियन सिटीज़न होगा। अब प्रेजेंट में ये व्यवस्था भी लागू नहीं है। अब क्या व्यवस्था लागू है, यहाँ कई बुक्स में 2003 है, कई में 2004 है। ठीक है ना, तो हम पॉइंट टू पॉइंट यही लर्न करके चलते हैं कि फर्स्ट तो जब फादर की बात कर ली, फिर हमने दोनों पेरेंट्स को मान लिया इंडियन सिटीज़न। अब उसके बाद ये व्यवस्था भी उचित नहीं लगी तो क्या कर लिया, प्रेजेंट में क्या है कि वर्तमान में सिटीजनशिप बाय डिसेंट उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जिनका जन्म देश के बाहर हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, चाहे पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न है तो भी नहीं दी जा सकती। अब क्या किया जाता है कि अब यदि मान लीजिए ऐसे पेरेंट्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं, दोनों या दोनों में से कोई भी जो है, उसके माता पिता क्या करेंगे, उस बच्चे के जन्म से 1 वर्ष के भीतर विदेश में स्थित जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसके समक्ष जाएंगे और उस बच्चे को एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाएंगे। साथ ही इस बात की अंडरटेकिंग भी देंगे कि बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता ना हो। क्लियर हो गई बात।
थर्ड कैटेगरी आती है बेटा एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। तो कौन लोग कर सकते हैं? देखिए आज की क्लास में हम बाय रजिस्ट्रेशन के संबंध में केवल इतनी चीज़ पढ़, इसको कंप्लीट हम नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट मैं आपको इसको क्लास नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। बाय रजिस्ट्रेशन में आप केवल इतना देख लीजिए कि ये किन लोगों पर अप्लाई होगा, मतलब कौन लोग रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हुए आपके पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, बस वही केवल क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय मूल के मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाइड ऑन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO जिसे कहते हैं हम, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन बट हु आर करंटली होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। लेकिन प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हो, किसी अन्य देश की नागरिकता हो जिनको प्राप्त हो, लेकिन हो कौन, वो भारतीय मूल के हो, ठीक है ना, PIOs, क्लियर। अब देखिए सवाल ये उठता है कि PIO हम माने किसको, कौन है PIO? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स, देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, person of Indian origin means a foreign citizen, okay, except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal। PIO से तात्पर्य उपरोक्त देशों को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों से है। क्लियर हो गई बात, ये तो हुआ हमारा PIO की डेफिनेशन क्लियर। इसके साथ इसमें क्या इंक्लूड किया गया है बच्चों, कि वो ये डेफिनेशन तो मान्य है, इसके साथ क्या होना चाहिए, जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, एट एनी टाइम होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, आए हो यहाँ पर, और हुज पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स वॉज बॉर्न एंड परमानेंटली रेजिडेंट इन अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब जिसके माता पिता, जिसके दादा दादी, या जिसके जो ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स हैं उनका जन्म भारत में हुआ हो, कौन से भारत में, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, और वो परमानेंटली रिजाइड कर रहे हो। अनडिवाइडेड इंडिया से मतलब हुआ बेटा हमारा, जब हमारे अनडिवाइड मतलब हमारा हुआ डिवाइडेशन से पहले की बात है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, उस समय हुआ हो जब हमारा भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है ना। एंड अदर टेरिटरीज दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया देर आफ्टर, और ये भी है कि अगर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई इंडियन टेरिटरी, सॉरी कोई अदर टेरिटरी अगर इंडिया में मिल गई है और तो वो उसमें भी रहते हो, जैसे सिक्किम बाद में मिला था बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद में भारत में शामिल हुआ, गोवा बाद में शामिल हुआ, पुडुचेरी बाद में शामिल हुआ ना। तो इसी तरह से ऐसा क्षेत्र जो भारत में इंडिपेंडेंस के बाद शामिल हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद शामिल हुआ, उसमें रहते, उसमें भोजन हुआ हो और परमानेंटली डिसाइड करते हो, तो वो भी यहाँ PIO होंगे। PIO उससे भी कहा जाता है जब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने ऐसे इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो, तो वहाँ पर भी वो इस डेफिनेशन में आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आज की चीज़ हमने क्या देखा, 3 चीज़ें हमने देखी कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें आज पढ़ ली। रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो बाकी प्रोविजन से कंडीशंस जो है वो हमारी रह गई है, जिनको हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। उसके बाद हम नेचुरलाइजेशन देखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। फिर एक लेक्चर हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप पर बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।